गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इससे प्रशासन को। या कोई भी घटना घटित होगा, इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। ये राजद कांग्रेस के गुंडे का प्रकटीकरण है। नमस्कार, महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बिहार में पहले चरण के मतदान के दौरान लखीसराय में घमासान तब और ज्यादा बढ़ गया जब बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर गोबर और चप्पल फेंके गए। हमला तब हुआ जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अपने निर्वाचन क्षेत्र में पोलिंग बूथों पर चल रहे मतदान का जायजा लेने के लिए निकले थे और इसी दौरान उनके काफिले पर गोबर फेंका गया, ऐसा आरोप है। आरोप यह भी है कि पत्थरबाजी की गई, उनके ऊपर निशाना साधा गया। इस पर विजय सिन्हा पूरी तरह से भड़क उठे और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को ही जमकर फटकार लगाते दिखाई दिए। लेकिन लखीसराय में मतदान के दौरान हंगामा क्यों बरपा? क्यों विजय सिन्हा के काफिले को निशाना बनाया गया? किसके इशारे पर विजय सिन्हा के काफिले पर ही हमला हुआ? और इसके साथ साथ मतदान प्रतिशत जो कि लगातार बढ़ता चला रहा, महासंग्राम बिहार का, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें। लखीसराय में बिहार के डिप्टी सीएम भड़क गए। पुलिस प्रशासन पर विजय सिन्हा आग बबूला हो गए। लखीसराय के पुलिस अधीक्षक को आड़े हाथ लेते हुए कायर और कमजोर बताने लगे। सरकार को और बिहार को गाली दे रहा है, आप उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? क्या एक्शन करिएगा? कल विभीषण केवट को मारा, एगो नहीं गिरफ्तार हुआ। पुलिस अधिकारियों पर विजय सिन्हा का गुस्सा तब फूट पड़ा जब पहले चरण के मतदान के दौरान वो लखीसराय पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम के साथ गोबर कांड हो गया। विजय सिन्हा के काफिले पर गोबर फेंका गया, विजय सिन्हा की गाड़ी को निशाना बनाया गया। बवाल तब हुआ जब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा अपने निर्वाचन क्षेत्र के पोलिंग बूथों पर चल रहे मतदान का जायजा लेने निकले थे। इसी दौरान बूथ नंबर 404 और 405 के करीब आक्रोशित लोगों ने उनका काफिला रोक दिया। आरोप है कि विजय सिन्हा के काफिले पर गोबर और पत्थर फेंके गए। आरजेडी के लोगों ने काफिले पर हमला किया, साजिश के तहत निशाना बनाया गया। लखीसराय में हुई इस घटना पर बिहार के डिप्टी सीएम भड़क उठे। काफिले पर गोबर फेंके जाने पर पहले पुलिस अधिकारियों को हड़काया, इसके बाद दो टूक कहा, जिन लोगों ने हमला किया है एनडीए की सरकार बनी तो उनके घर पर बुलडोजर चलाएंगे। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इससे प्रशासन को। विजय सिन्हा ने हमले का सीधा आरोप आरजेडी पर लगाया, लेकिन बताया जा रहा है कि लखीसराय में जर्जर सड़क की वजह से लोगों का गुस्सा फूटा। डिप्टी सीएम को देखते ही स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विजय सिन्हा के काफिले पर गोबर और चप्पल फेंके गए। विजय सिन्हा के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और डिप्टी सीएम को आश्वासन दिया कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एजेंट को हमारा मार देगा, वो डरा हुआ है, हम कैसे नहीं जाएंगे क्षेत्र पर? हमारा पोलिंग एजेंट को मार देगा, कोई घटना घटित होगा, हम अपने को माफ करेंगे। सर, आपसे लगातार यहाँ पे बताया जा रहा था, बात किया जा रहा था, क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? क्या उन्होंने आपको फोन पे बात किया है? मैं तो सुबह में आया था यहाँ पे,
शांतिपूर्वक चल रहा था। अचानक क्या हाँ, हुआ? अचानक ये आए तो इनको विरोध हुआ है, अभी देख रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। बिहार पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने विजय सिन्हा के काफिले पर चप्पल और गोबर फेंके। तलाश उन लोगों की हो रही है जिन्होंने लखीसराय में हंगामा और बवाल किया। लेकिन सवाल है, क्या वाकई विजय सिन्हा के खिलाफ साजिश रची गई? क्या वाकई साजिश के तहत बिहार के डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला हुआ, या विकास नहीं होने पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो लखीसराय में विजय सिन्हा के काफिले पर हमले के बाद तनाव के हालात हो गए और ये तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया जब आरजेडी एमएलसी अजय कुमार सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बीच में आमने सामने तीखी बहस हो गई। आरोप है कि अजय कुमार सिंह वोटरों पर आरजेडी के पक्ष में मतदान का दबाव बना रहे थे और तभी विजय सिन्हा भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान दोनों के बीच में जमकर कहासुनी हुई। देखिए कि एमएलसी और डिप्टी सीएम कैसे आमने सामने थे, कैसे भिड़ गए। दारू पी के जाके हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझे हो? बनाओ बनाओ, पदाधिकारी को उसको चेक करवाओ। हाँ चेक करो। तुम बोलने वाले कौन होते हो? चेक करवा तो इसको तुम दारू बोल पिए हुए हैं। मेरे रोको तुम इसको। गाड़ी चेक करो। दारू पी करके कुछ हंगामा करता है। दारू पी अरे क्या मानव जात हो गया तुमने? भी दारू पी ले अरे दारू पी के हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं ये राजद का एमएलसी जमानत जात हो गया है। राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमानत जात हो गया। कहाँ प्रशासन तुमने पैसे दारू पी के हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी के अभी भी दारू पिए हुए हैं। अभी नदियामा से लोग तुम सारे पापी कहाँ चाहिए इलाका में आगे? दारू पी करके फिर नाक सब चढ़ा हुआ है। और ना तो तुम ऐसा उतार देंगे 14 तारीख को उतार देंगे। 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुम्हारे जैसा कितना और गुंडा छोड़ो, है। छोड़ो। राजद के गुंडा को छोड़ो। हम ठीक कर देंगे। बोलो रे। राजद के गाड़ी गुंडा को फेंकते ठीक हो, कर देंगे। गाड़ी फेंकते हो। गाड़ी नहीं छेकते, गाड़ी गाड़ी फेंकते हो। दारू अरे पी गाड़ी के फेंकते हो। दारू पी के गुंडे कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा है। राजद का एमएलसी है, ये राजद का एमएलसी गुंडे कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुमरा जब हो गया। अरे राजद रिजल्ट हो गया। अरे छोड़ो, चुनाव हार गए। बखलाहट है, चुनाव हार गए। चलिए बखलाहट है। इसीलिए दारू पी के ये लोग टंकी बखलाहट करते है, हो। बखलाहट। दारू पी के चुनाव लोग हार टंकी करते गए। हो। चुनाव हार गए, बखलाहट दारू है। पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था जो रात को रुपया बटे रे। सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो कि गुंडे करते हो जाके दारू पी गुंडा के। था रे, कब्जा करना चाह रहा था, नहीं होने दिए। कब्जा होने नहीं दिए। दारू पी कर दारू पी के जाने का ये उचित नहीं है। नहीं है कि इनके गुंडा कब्जा करना गुंडा चाहते थे। गुंडा तो तुम है, आप लोग। ये सरकारी देख लीजिए कितना जबला लेके चल रहे हैं। इनको राइट है जबला लेके चलने का। आपको राइट है कि बूथ पर जाके गुंडे करिए। अभी नदियामा में घेरे हुए लोग हैं। नदियामा में कैसे घेर लेता आपको? नदियामा में कुल गाँव वाला घेर लेता, अभी हमको बुलाया है। अरे भाई इधर सुनिए, आप देख लिए रे कि कौन गुंडे कर रहा है। गाड़ी छेक के हमारा गाड़ी को रोका है। गुंडे करते दारू गुंडे। पीते हैं। इनका जांच अरे करवाइए। तुम कौन होते हो जांच करने? जांच होगा, तुम होते आपका कौन हो? जांच होगा। अरे जांच प्रशासन करेगा रे। जांच प्रशासन प्रशासन करेगा। से ही मांग कर रहे हैं दारू पी करके। बंद करो। शराबबंदी है और दारू पी करके गुंडे कर रहा है बूथ पर जा अरे करके। बंद करो। देखिए गुंडे का, देखिए दारू पी के महक रहा है, मुंह डक डक मुख महक रहा है। अरे लगाने दीजिए ने, इनका काम है दिन भर झूठे बोलना है। डक डक मुख महक रहा है दारू पिए हुए। देखिए दारू पी के डक डक मुख महक रखा है। अरे महुआ का महुआ दारू पिया या कोई दारू पियो, दारू दारू है। देखिए बात दिलचस्प वाकया है और आज जनता का दिन है। आमतौर पर आम जनता लोग परेशान होते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगता है, लेकिन आज जब जहां जनता मतदान कर रही है उस बीच जो माननीय है वो परेशान होते दिख रहा है। किसी पर हमला होता है, वो डिप्टी सीएम है, और कोई वहां पर पहुंचता है, उन पर आरोप लगता है कि वो महुआ पीकर आ गए या शराब पीकर आ गए, वो भी शराबबंदी के दौर में। ये दिलचस्प है, ये चुनाव के दौर में ही ऐसे रोचक अंदाज दिखाई देते हैं। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सुमित श्रीवास्तव है, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ, बहुत स्वागत है सुमित आपका। डॉक्टर राहुल यादव, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ है, बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल आपका। किशोर कुणाल है, प्रवक्ता जदयू के, हमारे साथ, बहुत स्वागत है किशोर जी आपका। मधु मंजरी है, प्रवक्ता आरजेडी से, बहुत स्वागत है मधु आपका। और अमिताभ भूषण, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ है, बहुत स्वागत है अमिताभ जी आपका। सुमित जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। भाई साहब, दिलचस्प वाकया आपने देखा, अभी सुना, मुस्कुरा तो आप भी रहे हैं, जमकर वहां पर आरोप प्रत्यारोप लगे हैं।
यह भी कि प्रशासन ऐसा जिस पर धिक्कार है, और दूसरा कि शराबबंदी में शराब या महुआ पीकर भी लोग आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में सबसे प्रमुख है कि बेहतरीन मतदान होता हुआ पूरे बिहार में। देखिए, बिहार की जनता जो है उत्साह उमंग से भरकर इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले रही है, और ये काफी मायने में बहुत ही अच्छा है। ये लोकतंत्र को मजबूती देने का काम कर रही है जनता, और बिहार की जनता विकास को वोट कर रही है। बिहार की जनता लोकतंत्र के लिए वोट कर रही है। बिहार की जनता सुशासन के लिए वोट कर रही है। बिहार की जनता जो है वो कई मायने में विकसित बिहार के लिए वोट कर रही है। एनडीए के विजन को देखकर वोट कर रही है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं विश्वास से, क्योंकि यहाँ की जनता जो है वो विकास के साथ जाना चाहती है, सुशासन के साथ जाना चाहती है, न कि जंगल राज वालों के साथ जाना चाहती है। बिहार रफ्तार पकड़ चुका है, और इस रफ्तार को गति देने के लिए जनता एनडीए के साथ जा रही है, और यह उत्साह के साथ एनडीए को वोट कर रही है। नहीं, उत्साह के साथ साथ देखिए ना, आरोप प्रत्यारोप माननीय उस पर कर रहे हैं। छोटी सी टिप्पणी में चाहता था उस पर आप करें, लेकिन बहुत बारीकी से आप उसमें से निकल गए। भाई, किस पर आरोप लगा रहे हैं विजय सिन्हा? कौन सा प्रशासन? अगर आप कहेंगे कि नहीं अब तो चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग पर भी आरोप लग रहा है कि वो भी केंद्र के ही हिसाब से काम कर रहा, लेकिन एसपी साहब वहां पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपके डिप्टी सीएम कह रहे हैं, एमएलसी वहां पर पहुंचते हैं, उन पर क्या आरोप उन्होंने लगा दिया, वो भी आपने देख लिया। चुनाव आयोग उस मामले को देखेगा, अब चुनाव आयोग का काम है वो देखना। चुनाव आयोग उस मामले को देखेगा। और रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो भाई जो एमएलसी साहब हैं वो किस दल से आते हैं, उनका क्या चाल चरित्र और चेहरा है पार्टी का, वो दुनिया जानती है। और वैसे लोगों से ही बचने के लिए बिहार की जनता जो है बढ़ चढ़कर वोट कर रही है, और सुशासन और विकास के लिए वोट कर रही है। मैंने स्पष्ट शुरू में ही कह दिया। मधुमंजरी, जल्दी से काउंटर। आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जो जंगल राज वाले थे वो अभी सत्ता में आए नहीं, और अभी भी उनका अंदाज कुछ वैसा ही है, इसीलिए इन लोगों को माल पुराना है, पैकेजिंग नहीं है, चेहरे वही है अंदर से, केवल मुख्य चेहरा बदल दिया इन्होंने। लालू जी की जगह तेजस्वी आ गए हैं, अंदर के लोग वही है। ठीक है। मधुमंजरी, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए मधु। सबसे पहली बात कि जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, तो वीडियो में मुझे तो दिख रहा है भाई, ऊपर जो हो रहा है वो तो दिख ही रहा है, नीचे का रोड भी देखा है आपने? कितने साल से वहां विजय सिन्हा जी हैं, और आप डिप्टी सीएम हैं, और आपकी सरकार है 20 साल से। 20 साल से सरकार में जो रोड के नीचे, जो गाड़ी के नीचे जो रोड है वो भी दिख रहा है, वो आप लोग को दिख नहीं रहा है। हमारे यहाँ बिहार में कहावत है, रोपे बोए पेड़ बबूढ़ के तो आम कहाँ से होई। यही ललन सिंह है ना, ललन सिंह जी का ही क्षेत्र है, जहां से उन्होंने क्या बोला था कि आरजेडी वाले को घर से मत निकलने देना, आरजेडी वाले को जो भी हमारे पक्ष में वोट नहीं करे उसको आने नहीं देना। ये ललन सिंह जी ने बोला था। और आज देख लीजिए, अभी आप दिखा रहे हैं ना, नीचे का भी दिखा दीजिए, थोड़ा सा रोड का व्यवस्था दिखा दीजिए। दिख रहा है जी, दिख रहा है ना। तो क्या आम जनता आरजेडी की थी या किसकी थी पता नहीं, लेकिन आप बताइए कि रोड देख करके आम जनता क्या रिएक्ट करना चाहिए? क्या आप वहां होते तो ये रिएक्ट नहीं करते? आप कितने दिन से वहां हैं, डिप्टी सीएम हैं आप वहां के कई एक टर्म से विधायक रह चुके हैं, और वहां की स्थिति जब आम जनता आपसे सवाल करे तो बुरी है। प्रशासन आपका, तो आज प्रशासन बुरा लग रहा है जब प्रशासन सही के पक्ष में है। तो ये जो बात, इस तरह की बात है, आप ही के जो है ना कि आपके ये वही के आपके क्या बोलते केंद्रीय मंत्री बोल रहे थे, राजद वालों को घर से बाहर मत निकलने देना, राजद वालों को घर में बंद करके रखना, इस तरह से बात करते हैं। और मोकामा की जो घटना हुई, जो हत्या, इस पे तो आप ये विजय सिन्हा जी का आवाज नहीं निकला होगा। और जब जहां दारू की ये बात कर रहे हैं तो वहां प्रशासन मजबूत है, प्रशासन का काम है दारू का पकड़ना, नहीं पकड़ना, तो प्रशासन की बात करे। इस तरह से माइक पे चिल्ला चिल्ला करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम ना करे। जो आपने बोया था आज आपने वही काटा है। और जो बात इल्जाम लगाते हैं ना, यहाँ दानापुर में भी देख लीजिए, नाव बंद कर दिया गया ताकि लोग वोट ना करने दे जाए। और इस तरह की जो आप कर रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि जो बिहार की जनता है आपके खोखले वादे से, और आप जो डरा रहे हैं ना 20 साल पहले वाली, तो 20 साल से आपकी सरकार है, एक बार भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं और नहीं बोलते हैं कि बिहार में उन्होंने क्या दिया, बिहार के लिए क्या किया, और बिहार के
बिहार को किस तरह से, बिहार के युवाओं को बोलते सेल्फी, क्या बोलते हैं, रील बनाकर पैसे कमा रहे हैं। तो बिहार में रोजगार की तो बात करते नहीं है, बिहार के लोगों की बात करते नहीं है। अब चलिए, मुझे लगता है कि आज पहला फेज धीरे धीरे संपन्न होता हुआ है, कुछ घंटे और है, और सुबह से बड़ा उत्साहजनक है सभी के लिए। हम लोग जो इतने लोग लगातार सुबह से चर्चा कर रहे हैं, बिहार की जनता उत्साहित है। आप लोगों ने भी अपील की, हम भी यही अपील कर रहे हैं, उसी उत्साह के साथ आज का दिन समाप्त हो और इसी तरीके से सेकंड फेज में भी मतदान हो। उससे पता चलेगा कि हाँ, बिहार की जनता बदलाव चाहती है तो किस आधार पर और क्या उनका पैमाना है। वो अभी के मुद्दे हैं, काम का मुद्दा है, इसके पहले वाला जंगल राज वो बड़ा मुद्दा है, वो सारे मुद्दे हैं, उनके इर्द गिर्द चुनाव है। डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी से एक टिप्पणी आपसे भाई। महागठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, आप लोगों का दावा था ठीक वैसे जैसे एनडीए दावा कर रहा था, लेकिन इस वक्त जनता मजबूती के साथ डटी हुई है, उत्साह अपने आप में बढ़ता हुआ दिख रहा है, उत्साहजनक है। अभी तक का आंकड़ा जो मत प्रतिशत निकल कर आया, उम्मीद बढ़ती जा रही होगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज बिहार की जनता ने सिर्फ वोट नहीं डाले, अन्याय, छल और वोट चोरी के खिलाफ जवाब दिया है। ये चुनाव जनादेश नहीं था, ये जनता का प्रतिरोध था। 18 साल से भाजपा और नीतीश कुमार ने बिहार को जुमलों, धोखों और लूट का मैदान बना दिया। ये कहते थे कि 19 लाख नौकरियां देंगे, उद्योग धंधे लगाएंगे, सुशासन लाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आज बेरोजगारी दर जो है बिहार की वो 17% है। हर साल 20 लाख युवा पलायन को मजबूर है। आज प्रति व्यक्ति आय में भी बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है जी। जनता ने आज कहा कि अब झूठ नहीं, जवाब चाहिए, अब पलटी नहीं, प्रगति चाहिए। आज मतदान एक और सच्चाई लेकर आया है। रघुनाथपुरा विधानसभा से खबर आई कि मुस्लिम और यादव समुदाय के सैकड़ों मतदाता मतदान केंद्र पहुंचे तो पाया कि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। लखीसराय में ग्रामीणों ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी घेर ली, चप्पलें फेंकी, मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्यों? क्योंकि जनता अब धोखे का विरोध कर रही है। दानापुर में नसीबगंज घाट पर आप देखेंगे पुलिस खुद नाव रोककर मतदाताओं को वोटिंग से रोक रही है। जी। क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है या मॉडल ऑफ कंट्रोल है? और सबसे बड़ा सवाल है, कई मतदाताओं ने शिकायत की है कि उनका वोट पहले ही कोई डाल चुका है, यानी ईवीएम चल रही थी पर जनता की आवाज बंद कर दी गई। बिहार के लाखों लोगों के नाम लिस्ट से काट दिए गए। अब देखिए, गुजरात के भीखू भाई दलसानिया का नाम पटना की वोटर लिस्ट में आ गया और बिहार और दिल्ली के भाजपा नेता द्वारका में भी वोट डालते हैं और सिवान में भी डालते हैं। अब बताइए, क्या ये वोटिंग सिस्टम है या वोट शेयरिंग स्कीम है? तो नहीं, डॉक्टर साहब एक चीज मैं चाहूंगा जल्दी से आप उस पर टिप्पणी करें, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, अमिताभ जी के पास जाऊंगा। ये आप लोग जो आरोप अभी भी लगा रहे हैं, क्या ये सेफ पैसेज है या आप उत्साहित हैं कि हाँ भयंकर इस वक्त मतदान होता हुआ उसको हम मत प्रतिशत में देख रहे हैं, यानी लोगों का उत्साह है, वो उत्साह बदलाव के लिए है, या फिर अभी एक सेफ पैसेज लेकर चल रहे हैं कि हाँ कुछ अगर परिणाम बदल जाते हैं तो फिर ये आरोप लग जाएगा? नहीं, देखिए, ये सारी चीजें सामने हमने दिन भर, आज आपने भी देखी होंगी, हमने भी देखी है, लेकिन निश्चित रूप से महागठबंधन लीड कर रहा है। जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, लोगों में उत्साह है वोट के नाम पर, एक बदलाव की लहर बिहार में दौड़ चुकी है। नीतीश कुमार जी को भाजपा ने जिस तरीके से मानसिक रूप से मैं कहूंगा कि मानसिक रूप से बीमार बना दिया, तो ये सारी चीजें बिहार की जनता के सामने है। हम हमारी महागठबंधन लीड कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि महागठबंधन लीड कर रहा है। ये लीड करने का दावा आप भी कर सकते हैं, सुमित भाई भी कर सकते हैं, मधु भी कर सकती हैं। अमिताभ जी भाई, देखिए यहां पर विजय सिन्हा के साथ कुछ गड़बड़ हुआ, उन्होंने शिकायत की, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। एमएलसी के साथ उनका वाद विवाद हुआ, वो दोनों आपने देख लिया। उसके साथ साथ यहां पर भाई वीरेंद्र की बात कर ले कि सीपीआईएमएल के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ भी कुछ वाकया, कुछ आम लोगों ने भी शिकायत की, यानी जहां गड़बड़ियां हैं वो उजागर हो रही हैं। ऐसा तो नहीं कि हाँ एक तरफा कुछ हो रहा है। ये जो महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि नहीं कुछ गड़बड़ियां अभी भी हैं, ये वाकई गड़बड़ियां हैं, उसको वहीं तक सीमित रखें या अभी से परिणाम के पहले एक सेफ पैसेज लिया जा रहा? क्योंकि मैं तो ये मान के चल रहा कि आज जनता जिस तरीके से उत्साह के साथ सुबह 7 बजे से मतदान करने के लिए निकली और अभी भी कतार वहां पर लगी हुई है, वो एक अच्छे और शुभ संकेत दे रहा कि जो भी परिणाम होगा वो जनता तय करने वाली है।
निश्चित तौर पर देखिए, पिछले बार 2020 के चुनाव को आप देखेंगे तो तकरीबन 53-54% मत का प्रतिशत था। इस बार 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं, उसमें अमूमन बिहार का जो एवरेज है वो 3.5% हो चुका है। और 3 बजे के बाद 2 घंटे का कहीं कहीं 6 बजे तक है, कहीं कहीं 5 बजे तक है, कुछ हिस्सों में 5 बजे तक ही है, मुंगेर वाले हिस्से में। तो आप देखेंगे तो अंतिम समय में मत प्रतिशत में लगभग 4-5% का उछाल आता ही आता है। तो किसी भी परिस्थिति में अंतिम आंकड़े जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन ये तय है कि बिहार में मतदान को लेकर एक उत्साहपूर्ण वातावरण रहा है और पिछली बार की तुलना में 2020 की तुलना में 2025 में मत का प्रतिशत बढ़ रहा है। ये तो बहुत साफ है। अब ये बढ़ता हुआ मत प्रतिशत क्या बदलाव की तरफ इशारा करता है जी? क्या ये गारंटी है, सुनिश्चित करता है कि अगर मत का प्रतिशत बढ़ रहा है तो बदलाव होगा ही? ऐसा नहीं। मत के प्रतिशत में इजाफा के बाद भी एक सामान्य हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि बदलाव के लिए मत प्रतिशत में इजाफा हुआ है। लेकिन कई उदाहरण है, मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, हरियाणा का उदाहरण देख लीजिए, कई राज्यों के उदाहरण है, दक्षिण में उदाहरण देख लीजिए, तेलंगाना में उदाहरण देखिए, कई जगह ऐसा नहीं होता है। पीछे के कई चुनावों का अनुभव है कि मत प्रतिशत में अगर इजाफा हो गया तो परिवर्तन सुनिश्चित है। परिवर्तन भी होता है, कई बार परिवर्तन नहीं होता है, जिसको कहते हैं प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर। कई बार एंटी इनकम्बेंसी की वजह से होता है, कई बार प्रो इनकम्बेंसी की वजह से होता है। ग्रीन टी पिला देना भाई। ये जब परिणाम आएगा तब ये सुनिश्चित होगा कि ये प्रो इनकम्बेंसी था, एंटी इनकम्बेंसी था, किसकी वजह से। लेकिन अच्छी बात यह है कि मतदाताओं में उत्साह है। पर एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि पटना शहर के आसपास की सीटों में और पटना शहर की सीटों में कई सीटें महत्वपूर्ण हैं। बांकीपुर की सीट, दीघा की सीट, कुम्हरार की सीट, वहां पटना के एवरेज से देखेंगे तो मत का प्रतिशत अभी भी बहुत कम है। तो फिर नहीं, मैं चाहूंगा इसको जरा डिफाइन करें आप, ऐसा क्यों है? पटना जैसी जगह पर ऐसा क्यों है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पटना में जिन सीटों का मैंने जिक्र आपसे किया, उन सीटों में दिलचस्पी है कि एक जगह जनसुराज ने एक शिक्षाविद को चुनाव लड़वाया है, उनको लेकर बड़ी चर्चा हुई थी। प्रशांत किशोर भी रोड शो कर रहे थे, लेकिन मत का प्रतिशत वहां कमतर है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, दिव्या गौतम पटना में चुनाव लड़ रही हैं CPI-ML के कैंडिडेट के तौर पर दीघा में, वहां भी मत का प्रतिशत कम है। नितिन नवीन जी की सीट पर भी मत का प्रतिशत कम है, बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो शहरी मतदाता अगर कम संख्या में घरों से निकल रहे हैं, माना यह जाता है कि शहरी मतदाता जो है उसमें बीजेपी की पैठ ठीक ठाक है या एनडीए की पैठ ठीक ठाक है। लेकिन हो गजब का रहा है, आप मुजफ्फरपुर में जाइए, पूरे जिले का जो एवरेज है उससे लगभग 6% कम मुजफ्फरपुर शहर में वोटिंग अकेले जी। तो ये एक दूसरी तरफ इशारा कर रहा है। जहां स्लो वोटिंग का बात हो रहा है या कम वोटिंग की बात हो रही है, अभी दानापुर का जिक्र हुआ या बाकी सीटों का, मनेर का जिक्र हुआ कि भाई आरोप लग रहे हैं, तो मैं तो ये देख रहा हूं कि बीजेपी के गढ़ में वहां वोटिंग कम है, वहां मत का प्रतिशत कम है। तो अब इसका सुमित भाई थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, बेहतर होगा। हालांकि अभी कुछ घंटे बाकी रहेगा और आमतौर पर माना जाता है कि शहरी जो क्षेत्र होते हैं वहां पर लोग शाम में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं वोट करने के लिए। और हम फिर से अपील करेंगे, तमाम प्रवक्ता हमारे साथ अलग अलग बैठे हुए पार्टियों के, हमारे साथ अमिताभ जी बैठे हुए हैं और तमाम नेताओं ने पार्टियों के साथ साथ उन लोगों ने भी अपील की है कि भाई आप अपने मत का अधिकार जो होता है उसका इस्तेमाल जरूर करें, यह जिम्मेदारी जरूर निभाएं बदलाव करने के लिए। या आपको लगता है कि नहीं, जिसके ऊपर अब तक भरोसा था उसी को चुनना है तो वो भी आपको ही करना है। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करता हूं, उसके बाद मैं मंजरी आपके पास आऊंगा, सुमित जी आपके पास आऊंगा। बिहार में मतदान के दौरान मनेर में आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र ने भी हंगामा किया है। पोलिंग बूथ पर भाई वीरेंद्र पुलिस अधिकारियों को धमकी देते दिखाई दिए। देखिए कि कैसे भाई वीरेंद्र ने पुलिस अधिकारी को धमकाया। आपको बता दें कि वही भाई वीरेंद्र है जिनका एक ऑडियो वायरल हुआ था कि पहचानते हो ना, अंदाज थोड़ा सा बिहार वाला था। सुनिए जरा और देखिए। इनको दीजिए, आप जाने दीजिए, नहीं चलिए लीजिए, इनको दीजिए, इनको दीजिए। अभी इनको कहिए तिवारी जी आए हैं, आप क्यों चेक करने वाले, कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ,
सेक्टर पदाधिकारी को बोले हम यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। वो हम नहीं है, बीजेपी तिवारी हो यार। सेक्टर पदाधिकारी बोला बताया दाखिल लीजिए तो आपको दिखाया कि सेक्टर पदाधिकारी सेक्टर पदाधिकारी हमको बताए थे कि यहाँ पर चेक करके ही अंदर जाने दीजिए। बात ये ना भाई, आप गलत बात करते हैं, आप बाहर रहिए, शांति व्यवस्था करें। ठीक है, जाइए आप जाइए, हम शांति कर रहे हैं, शांति व्यवस्था कम शांति से होगा। जहाँ नारायण हमारा कोई दिक्कत हमसे नहीं है। जस्ट यहाँ पर भी वाकया हुआ है। मंजरी इनको आप पहचान रही हैं? ये वही हैं भाई वीरेंद्र जिनका ऑडियो वायरल हुआ था। हम भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। आज भी वो बोल रहे थे, लेकिन बोलते बोलते शिकायत तक तो ठीक थी, थोड़ा सा धमका भी दिया कि बीजेपी वाले हो, बीजेपी के लिए काम कर रहे हो। अनम्यूट कर लीजिए। एक महिला थी जिनको जाने नहीं दिया जा रहा था, इसके लिए उन्होंने बोला कि इनको जाने देना चाहिए और बोले कि शांतिपूर्ण कराने की जो उन्होंने जो अपील किया, उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान कराने का अपील किया। क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि उस क्षेत्र में हो गया, दानापुर क्षेत्र में, दियर साइड में, दियारा साइड में जो वोट डालने लोग जाते हैं दानापुर के, वो जाते हैं नाव से पार करके, और वहां पे नाव बंद कर दिया गया है। देखेंगे कि हजारों हजार के भीड़ में लोग नाव के लिए खड़े हैं, सिर्फ एक नाव दिया गया है और वो जाने में 1 घंटा लगाता है, जाने और आने में। तो इस तरह से वोटिंग परसेंटेज तो घटेगा ही, कमेगा ही। और जहां है पटना की बात, तो बांकीपुर का आप देखेंगे पहले भी, पिछले बिल या लोकसभा हो, विधानसभा, वो बिल्कुल शहरी क्षेत्र है, लोकल लोग वहां रहते नहीं, वहां के रहने वाले लोग ज्यादातर मैक्सिमम बाहरी लोग हैं, या तो फिर लोकल लोग जो है बाहर रहते हैं। इस तरह से पहले भी 33% से ज्यादा, 33%, 35% से ज्यादा वोटिंग बांकीपुर विधानसभा में नहीं होता है। लेकिन जहां अभी मैं जब मैंने माइक म्यूट किया था, मेरी मम्मी का कॉल आया था, बोली कि वोट देने गए थे, मेरा नाम ही काट दिया है, और मेरा ही नाम नहीं काट दिया है, और वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए, तो देखो ना नाम काट दे, इतनी बारी वोट दिया मैंने, जब से वोट कभी छोड़ती नहीं थी, लेकिन आज वो बहुत मायूस थी कि उनका नाम काट दिया गया। जबकि हम लोगों ने उनका भरवाया भी था, सब चीज किया था, लेकिन आज पता चल रहा है कि उनका नाम काट दिया गया है। मतलब मेरी मम्मी सोचे कितना पिछले 40-50 साल से वोट कर रही है, फिर भी उनका नाम इस बार काट दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं हो रही है, और आपके ही फैमिली में, हमारे फैमिली में ही हो रहा है कि नाम काट दिया गया। तो ये तो है कि नाम काटा गया है, या फिर मेरे फैमिली में 2 लोग मृत हैं, लेकिन उनका नाम अभी है। मैं गई थी तो देखा कि उनका नाम अभी मतलब उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं इसमें एसआईआर के तहत जितने भी काम हुए हैं, बिल्कुल इतना कम समय में हुआ, इतना भाग दौड़ में हुआ है कि सही से प्रॉपर ढंग से काम नहीं हुआ, इसे तो मानना पड़ेगा। या तो जो भी पटना बिहार के लोग रहने वाले हैं, वो देखेंगे अपने आसपास में, अपने फैमिली में भी, हर किसी का फैमिली में किसी का ना किसी का नाम कटा है, या तो फिर मृत हो गए, फिर भी उनका नाम है उसमें। तो इस पे तो ये बड़ी बात आप बता रही हैं। आपके घर में अगर ऐसी 2 घटनाएं कि एक का नाम कट गया और एक जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनका भी नाम लिस्ट में है। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे हस्बैंड इस दुनिया में कोरोना में नहीं रहे, और मेरी सास भी नहीं है, और दोनों का नाम उपलब्ध है अभी। और मेरी मम्मी का भी फोन आ रहा है कि मेरा नाम कट गया। मैं अपने घर की बात करूँ, मैं कहीं और की बात नहीं कर रही हूँ। मैं इसीलिए चाहूंगा कि सुमित भाई इसको संज्ञान में लें भाई, अगर ऐसी बात है। और आप लोगों ने क्या पहले इसको शिकायत आपने नहीं की थी? जो नाम कटा है वो तो आज आपने बताया कि अचानक से नाम कट गया। नहीं, उनको आज ही पता चला, जबकि हमने आधार कार्ड करके करवाया था, फिर उनको आज ही पता चला कि कहीं वहां तो नहीं है नाम। ठीक है, सुमित जी जवाब देंगे भाई। 2 चीजें, एक तरफ तो ये शिकायतें अभी भी हैं, वो डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, मधु भी कह रही हैं कि इस तरीके की चीजें हैं। एसआईआर के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, वो भी जाकर वोट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति जो कि दिल्ली में उसने मतदान किया था, जाके बिहार में भी किया है, हालांकि अभी एक ही का उन्होंने आरोप लगाया है। और दूसरा भाई वीरेंद्र के लिए कह रही है मंजरी कि नहीं, एक महिला चूंकि शिकायत कर रही थी कि उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा, इसलिए वो शांतिपूर्ण मतदान कर रहे थे। इस अंदाज में देखिए, भाई वीरेंद्र का शांतिपूर्ण अंदाज था, वो तो पूरी बिहार की जनता ने आपके टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से देखा। और भाई वीरेंद्र के क्या कहने, वो सीन आपको याद होगा, वो ललन सिंह का भी वीडियो है हमारे भाई, दिखा दे। आरजेडी वाले तो नहीं, सुनिए, आप बोल रही थी तो मैं सुन रहा था, आप सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में बोल दिए। आप बोल रही थी तो मैं धैर्यपूर्वक सुन रहा था, आप बोल रही थी तो सुन लीजिए, बीच में मत इंटरप्ट कीजिए। क्यों ना करें? नहीं, आप जब बोल रहे थे आप बीच में मत कीजिए, आप बीच में मत कीजिए। जब आप बोल रहे थे मैं आराम से सुन रहा था, पहले सुन लीजिए उसके बाद बोलिए। अधीर होने की बहुत जरूरत नहीं है, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, नहीं, पहले सुन लीजिए ना। आप जब बोले, आप सुन लीजिए पहले,
क्यों वीडियो दिखाना है, क्यों कलम क्यों से भी बात बौखलाहट कर आ गई, लीजिए क्यों झल्लाहट आ गई, क्यों बौखलाहट और झल्लाहट आ गई? क्यों आएगा भाई? नहीं, ये बौखलाहट और झल्लाहट क्यों आ गई आपको? जब मैं सच्चाई बोलना शुरू किया तो आपको बौखलाहट और झल्लाहट क्यों? नहीं, आप क्यों बौखला रही है, क्यों झल्ला रही? जब बोल रहा हूं तो सुन लीजिए, आप भी जवाब दीजिएगा अपने टीडीओ में। देखिए भाई वीरेंद्र किस तरह से बोलते हैं और किस तरह की राजनीति करते हैं वो एक बार पहले भी आपने देखा है, और उसके अलावा एक विधानसभा का भी आपको सीन याद होगा, जब गाड़ी आई थी तो उन्होंने किस तरह के भाषा का प्रयोग किया था। हेलो, बोलिए सुमित जी बोलिए। तो ये तो उनकी पुरानी आदत है, कुछ नया उन्होंने किया नहीं है। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि यह जो चीज है मैं पहले भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय जनता दल वाले लोग वही पुराने लोग हैं, वही पुराने डरने पे चलने वाले लोग हैं। बिहार की जनता इसलिए इनको दोबारा मौका नहीं देने जा रही है। और जो बात कर लीजिए, नहीं सुनिए तो, फिर सुनिए तो आप बोलिएगा ना, जब आपको मौका दिया जाएगा आप बोलिएगा ना, आपको मौका दिया जाएगा आप बोलिएगा ना, आपको मौका दिया जाएगा आप बोलिएगा ना। मैं बोल तो रहा हूँ, सुन तो लीजिए। नहीं, सुन तो लीजिए, बोल तो रहा हूँ, सुन तो लीजिए। सुनने की आदत तो डालिए, सुनने की आदत तो डालिए, सुन तो लीजिए। नहीं, आप सुन तो लीजिए, सुनने को आप तैयार नहीं है, आप सुनने को तैयार नहीं है। आप तो सुनिए, आप सुनने को तैयार नहीं है, आप सुनने को तैयार नहीं है। अरे मैं सब बात करूंगा, आप सुनिए तो पहले, आप मैं सब बात करूंगा, मैं सब बात करूँ आपके हिसाब से मैं नहीं बात करूंगा। आप जो कहेंगे वो बात मैं नहीं करूंगा, आप जो कहेंगे वो मैं नहीं बोलूंगा, आप जो कहेंगे वो मैं नहीं बोलूंगा, आपके कहने पे मैं नहीं बोलूंगा। मुझे यहाँ अपनी पार्टी की और अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया है, आप जो कहेंगे वो बोलने के लिए नहीं बुलाया गया है। तो कृपया मेरे समय में नहीं, इस तरह से नहीं होता है, आप इस तरह से मत करिए, इस तरह से नहीं होता है। मैं अपनी पार्टी और अपनी बात रखूंगा, आपके कहने पर नहीं रखूंगा। ये हल्ला करने से कुछ नहीं होता है, ये बौखलाहट बता रही है कि आपकी सरकार नहीं आ रही है, जनता ने आपको सबक सिखा दिया है। इस तरह से बात कर रहे हैं आप लोग, ये बता रहे हैं, आपकी झल्लाहट बता रही है कि बिहार की जनता ने आपको आपका रास्ता दिखा दिया है, बिहार की जनता ने आपको आपका रास्ता दिखा दिया, बिहार की जनता सब कुछ बता रही है। आपकी बौखलाहट बता रही है कि बिहार की जनता ने आपको रास्ता बता दिया है। बिहार की जनता पुनः एक बार एनडीए के साथ है, नीतीश जी के नेतृत्व में पुनः हम लोग सरकार बनाएंगे 14 तारीख को, जनता हमें जनादेश देने जा रही है, ये आपकी बौखलाहट बता रही है। वरना आप धैर्य से नहीं, ये आपकी बौखलाहट बता रही है, ये आपकी बौखलाहट बता रही है, ये आपकी बौखलाहट बता रही है। वरना आप सुनते आराम से, अपने टेनियर में बोलते, ये आपकी बौखलाहट है। अच्छा ठीक है, मधु एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए उनको, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है सुमित भाई बोलिए, सुमित भाई बोलिए। सुमित भाई वो कह रही है कि भाई वीरेंद्र तो आप बोलिए, साथ में मोकामा पर भी थोड़ा सा बोल दीजिए। बहुत क्लियर है। ठीक है, मधु आ रहा हूँ और डॉक्टर साहब आपके पास भी आऊंगा। सुमित भाई लेट मी कंप्लीट। हाँ, मेरा सवाल ये है, वो कह रही है कि भाई वीरेंद्र पर भी आप बोलिए, लेकिन थोड़ा सा अंश मोकामा पर रखिए, मोकामा पर भी बोल दीजिए। बिल्कुल रखूंगा, पहले बोलने तो दीजिए, बीच में घुसने से इंटरप्ट करने से क्या हो जाएगा? ये जो बोलेंगे वही पॉइंट पे रखूंगा क्या? मैं अपने हिसाब से पॉइंट रखूंगा। बोलिए सुमित भाई बोलिए। मैं अपनी पार्टी का विषय रख रहा हूं। हो गया मधु, हो गया भाई, हो गया एक एक करके मधु मंजरी। इस तरह से डिबेट नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत, इस तरह से डिबेट नहीं होता है, जिस तरह से इंटरप्ट करके डिस्टर्ब पे ऐसे नहीं होता है। ये मैं क्या बोलूंगा, ये मैं तय करूंगा, मेरी पार्टी तय करेगी, आप तय नहीं करने वाली है, और यहाँ कोई तय करने के लिए नहीं बैठा है। मैं तय करूंगा, मेरी पार्टी तय करेगी क्या बोलना है। ये नहीं बोल सकती है कि मैं कब किस विषय पे बोलूंगा, ये बिल्कुल गलत तरीका है। चलिए पॉइंट पर आइए सुमित भाई, पॉइंट पर आइए जल्दी से। तो भाई वीरेंद्र का अंदाज तो बहुत पहले से सब लोग जानती है, बिहार की जनता उनके 3-4 वीडियो को देख चुकी है कि वो क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। ये जो इन लोगों की बौखलाहट है और बेचैनी बता रही कि बिहार की जनता ने इनको रास्ते लगा दिया है, और आने वाली 14 तारीख को नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लगभग रास्ता क्लियर होते जा रहा है। मुख्यमंत्री कौन है ना भैया? हमने कहा नीतीश जी के नेतृत्व में जा रहे हैं, फिर क्यों आपको घबराहट है? हम कनपट्टी पर सत्ता करते हैं, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं घोषित करवाते हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की कनपट्टी का मधु कह तो दिया भाई, नीतीश जी के नेतृत्व में वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। फिर आप कहेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब इतना तो इंतजार करने दीजिए ना, अभी से इतनी बेसब्री क्या है? और फिर सुमित भाई कहेंगे भाई कट्टा सटा के थोड़े ना किसी को टिकट दिलवाया है। अब मुझे लगता है 2-4 दिन 10 दिन रह गया, उसमें इंतजार कर लीजिए। बहरहाल डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊं, अमितेश जी मैं आपके पास आऊं, उसके पहले मेरे सहयोगी अमितेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं लखीसराय से। लखीसराय में अमितेश तनाव बहुत ज्यादा है, सारी चीजें हमने देखी सुनी, बहुत सारे वहां पर गंभीर आरोप 2 माननीयों ने एक दूसरे पर लगाए। अब माहौल क्या है, वोट परसेंटेज किस तरफ आगे बढ़ रहा है?
देखिए अतुल, अभी जो वोटिंग का सिलसिला है वो जारी है, लेकिन जहां पे हम हैं वो खोरियार गांव है और यहीं पर जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा के साथ जो कुछ भी हुआ वो इसी पे जगह पे हुआ था और वहीं पे मैं मौजूद हूं। लेकिन एक बात है, स्थानीय लोगों में मैंने गुस्सा देखा है, गुस्सा लाजमी भी है अतुल, चूंकि जिस रास्ते से मैं आया उससे आप नर्क से बेहतर कह सकते हैं। मतलब बिल्कुल आप जो हालात और कंडीशन है वो बस से बदतर है, सड़कों पे गाड़ियां चलनी मुश्किल है और मुझे लगता है कि कुछ इन्हीं बातों को लेकर यहाँ के लोगों में गुस्सा था और वो जो गुस्सा है वो बरपा फिलहाल जो डिप्टी सीएम उन्होंने कहा कि उनके ऊपर हमला हुआ है, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, लेकिन किस बात को लेकर गुस्सा और नाराजगी है अतुल, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम स्थानीय लोग मौजूद हैं यहाँ पर, आप बताइए जो कुछ भी हुआ डिप्टी सीएम के साथ क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इसको? आपका न्यूज के हार्दिक शुभकामना है। डिप्टी सीएम यहाँ आए तो पहले नंबर तो बोले कि जो लालू जी परिवार से आते हैं उसका नाम गुल्लो यादव है, उसको है जो कि छविवृत्ति अपराधी छविवृत्ति है, उसके छाती पर बुलडोजर चला देंगे यादवों के समाज के नाम पर। ये जब ये बात हमारे गांव में जो बच्चा बुजुर्ग नवजुवक सुना तो उसके बाद में उसको नारेबाजी करने लगा कि डिप्टी सीएम मुर्दाबाद, डिप्टी सीएम मुर्दाबाद। और मेरा कहना है कि वो चौथा चुनाव नहीं 25 वर्ष उसको होगा चुनाव जीतने, आज तक मेरे गांव में वो काम नहीं किया है। मेरा रोड जर्जर है, हमारा पूरे गांव के माए बहन सबको बाजार जाने में बहुत कठिनाई होता है। अगर कोई तरह का रात में कोई समस्या घटता है तो हमारे गांव में 10 को युवक के जौर होना पड़ता है, खटोली बनाना पड़ता है, उसके बाद हम लोग मेन रोड पकड़ते हैं। इसी गुस्सा में लोग उसको नारेबाजी किए हैं और बाकी बात यहाँ कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जो यहाँ के लोग हैं आप लोगों ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के ऊपर हमला किया, जूते चप्पल फेंके, गोबर फेंके, इस तरह की जो तस्वीर है वो सामने आई है। पहले तो न्यूज इंडिया को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस जगह पे इतना जर्जर रोड आप देख ही चुके हैं, कितना खराब रोड है, उस हालत में भी आप आने की कोशिश किए, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यूज इंडिया को। और डिप्टी सीएम के ऊपर जो हमला की बात कर रहे हैं ये हमला नहीं है, इसका डिप्टी सीएम का विरोध किया कि इस 5 साल पहले तो छोड़ दीजिए, 2-3 बार चुनाव जीत के जा चुके हैं, इस बार भी 5 साल में वो एक बार भी खुरियारी देखने तक भी नहीं आए। यहाँ तक कि वोट मांगने का कैंडिडेट का अधिकार है कि हर गांव में जाओ और वोट मांगो, वो भी ये काम नहीं किए। और हमारे गांव में एक हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर से उमेश राम के घर तक वो मनरेगा से पास। ठीक है अमितेश, बहुत जल्दी से चाहूंगा कि आप जरा और भी लोगों से पूछें, ये नाराजगी सिर्फ व्यक्तिगत डिप्टी सीएम से है या फिर सरकार से? बिल्कुल सरकार से है, अपने विधायक से नाराज हैं ये लोग, क्योंकि जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा स्थानीय विधायक हैं, 4 साल से ये चुनाव यहीं से जीत रहे हैं, यानी कि 20 साल से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन हालात दिखाइए, एक बार दिखाते हैं गांव की कंडीशन देखिए कितनी बस से बदतर है और कुछ इसी तरह के जो हालात हैं वहां यहाँ पर पूरे गांव में हमको देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों का जो गुस्सा है वो बरपा है। स्थानीय लोग तमाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे फिर से एक बार बात करते हैं, जल्दी अतुल रिएक्शन लेंगे बहुत जल्दी से। हाँ, अपनी बातें कहना चाहते हैं। और बिल्कुल आप बताइए कि जिस तरीके के अभी हालात उत्पन्न हैं, गुस्सा है, आप लोगों ने डिप्टी सीएम के ऊपर पथराव किया ये आरोप है, हमला किया ये आरोप है, वो तो किसी तरह बच के चला गया, नहीं तो पूरा हमला हो, जिसे नहीं रोड खराब है तभी इस आने की जरूरत नहीं था, देख रहा है कि मौसम खराब है, यहाँ से घूर के चला गया, अब फिर ने दोबारा आ गया, फिर दोबारा आने पास क्या सोच के आया कि दंगा हो जाए, मारा पीटी हो जाएगा, कपार फूट जाए किसी को, तो फिर न्यूज दिखाऊंगा कलर से, तो फिर मेरा न्यूज पूरा शुरू शांत रहे, मेरा न्यूज कट गया है, पूरा कट गया है मेरा। मतलब जो है एक तरफ आरजेडी को बदलाव करना चाहता है कि ढंग से दंगा फसाद हो और आरजेडी। ठीक है अमितेश देखिए, अब हम किसी पार्टी की बात फिलहाल नहीं करेंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो आपने दिखाया है बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि अपने जनप्रतिनिधि से किसी की नाराजगी। हाँ अमितेश। अतुल एक बार फिर से हम अपने कैमरा पर्सन आशीष से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं, जहां पे मैं मौजूद हूं वहां पे कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, तमाम पूरा जो गांव है वो उमड़ पड़ा हुआ है। सभी की यही शिकायत है कि जो बातें कही जा रही हैं दरअसल उसमें सच्चाई नहीं है। स्थानीय लोगों ने विरोध किया, विरोध के बाद से जब मामला आगे बढ़ा तो इस तरह की जो तस्वीर है वो सामने आई। लेकिन अमूमन तौर पे इसमें अगर हम निष्पक्ष तरीके से बात करें अतुल, तो समस्याएं इस गांव में हैं, क्योंकि हमने खुद भी फेस किया
है। नहीं, ये देखिए, जब विजय सफर... सिन्हा ने ये आरोप लगाया कि उनके साथ इस तरीके की घटना हुई और फिर उन्होंने प्रशासन को धिक्कारने का उन्होंने जिक्र किया और फिर वहां पर जब एसपी पहुंचे उन्होंने कहा कि नाराजगी लोगों में यहां पर सड़क ना होने की वजह से, वही चीज आप भी दिखा रहे हैं और वही चीज लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल। अब उसको सुमित भाई नकार दे वो अलग बात है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि चूंकि आज जो भी चीजें ग्राउंड जीरो पर भी हमारे अगर सहयोगी पहुंचे हैं तो वो सच्चाई वहां से दिखा रहे हैं कि हाँ, नाराजगी अगर है तो किस वजह से है, किसी सरकार से नहीं है, व्यक्ति विशेष यानी जो उनका विधायक, उनका जनप्रतिनिधि है, हो सकता है वो डिप्टी सीएम भी हो, या फिर उनके आरोपों में कुछ अगर असत्य है, गलत है तो वो भी आप दिखाइए। अमितेश हमारे साथ आप बने रहिए। डॉक्टर साहब बहुत जल्दी से एक टिप्पणी, भाई ये अच्छी चीज दिख रही है कि जो शायद विपक्ष ने मुद्दा बनाया था कि हाँ स्थानीय मुद्दे रहे, वो लोगों के जहन में है। आप बहुत सारे बड़े मुद्दे लेकर आते हैं, बड़े मुद्दों पर एनडीए भी आपको लेकर आना चाहता है, लेकिन लोगों के लिए उनके मुद्दे, उनकी सड़क, उनकी जो आधारभूत संरचना है, उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो तकलीफें हैं, वो उनके जहन में है। ये खूबसूरत बात है। बिल्कुल। देखिए, हम सकारात्मक मुद्दों के साथ महागठबंधन बिहार की जनता के सामने गया था। जिस तरीके से स्थानीय मुद्दे हैं हमने सारे जनता के सामने रखे, और दूसरा ये है कि जिस तरीके से आज बिहार में स्थिति ये हो गई है कि सीएजी की एक रिपोर्ट आती है जिसमें 70,000 करोड़ के घोटाले का हिसाब गायब है। जनता पूछ रही है कि नीतीश जी ये पैसा किसकी जेब में गया? शिक्षक नहीं है, डॉक्टर नहीं है, रोजगार नहीं है, और ऊपर से लोकतंत्र की हत्या। अभी हमने कुछ देर पहले अभी एक वाकया, एक मिस्टर अमेरिका यादव का नाम लिस्ट से काट दिया गया, एक बुजुर्ग है, क्योंकि वो मिस्टर ब्राजील नहीं थे। उनकी मां ललिता देवी के बेटे का नागरिक माना गया, पर खुद ललिता देवी को लिस्ट से गायब कर दिया गया। क्या यही भाजपा का डिजिटल इंडिया है, जहां डेटा नागरिकता तय करता है? बिहार की जनता ने आज हर बूथ से, हर गांव से, हर शहर से कहा है कि अब डर नहीं है, अब बदलाव चाहिए, अब जुमले नहीं, अब जवाब चाहिए, अब नीतीश नहीं, नया बिहार चाहिए। भाजपा और नीतीश कुमार ने बिहार को बेरोजगारी, पलायन और अन्याय की आग में झोंक दिया, लेकिन आज जनता ने वोट में बदलाव चुना है। कांग्रेस और महागठबंधन का संकल्प स्पष्ट रहा है कि हम बिहार को असली रोजगार देंगे, असली शिक्षा देंगे, असली विकास करेंगे और असली सुशासन देंगे। अब बिहार लगातार बोल रहा है कि झूठ की सरकार जाएगी और सच और संघर्ष की राजनीति होगी। वोट चोरी की राजनीति अब नहीं चलेगी। बिहार अब बोलेगा जनता जीती है, पलटी नहीं, प्रगति चाहिए, भाजपा नहीं, बिहार चाहिए। इस तरीके के नारे वहां लगने शुरू हो गए। बहुत अच्छी बात है कि नारों के बीच में जनता वोट करिए। डॉक्टर साहब मैं आपके पास लौटूं, बाकी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस बीच में एक बड़ी खबर बता दें, बिहार में पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। 60.13% मतदान हुआ है। खगड़िया की बात करें तो शाम 5 बजे तक यहां पर 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। गोपालगंज में शाम 5 बजे तक 64.96% मतदान दर्ज किया गया है। यानी बेहतरीन है। आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखें तो तमाम जगहों पर जो अब तक आंकड़े निकल कर आए वो 60 और 60 से ऊपर के हैं। अपने आप में बेहद अच्छा है, रोचक है। हमारे साथ लगातार तमाम मेहमान मौजूद हैं। अमिताभ जी बहुत जल्दी से, एक तो इन आंकड़ों पर जो कि आप पहले भी बता चुके हैं कि हाँ ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछली बार की तुलना में इस बार कहीं ना कहीं साफ झलक दिख रही है कि कोई ना कोई कारण है जिसके वजह से मतदाता निकला सुबह से ही, वो चाहे बदलाव के लिए निकला हो या फिर सत्ता बरकरार रखने के लिए। ये भरोसा हो सकता है या फिर बदलाव की उम्मीद हो सकती है। और दूसरा जो आपने स्थानीय चीजों को देखा, मेरे सहयोगी अमितेश जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जब हम बड़े बड़े स्टार प्रचारकों और नेताओं को आते देखते थे, मुद्दों से भटकते और भटकाते देखते थे, ये कहा जाता था क्या एक बार फिर से मतदान उसी आधार पर होगा। लेकिन आप देखिए कि लोगों के जहन में वो मुद्दे हैं। उनकी सड़क उनके लिए मुद्दा है, उनका विधायक, उनका जनप्रतिनिधि कितने बार आया, कब कब आया, क्या कराया उसने, ये उन लोगों को याद है। ये सबसे अच्छी बात है। निश्चित तौर पर देखिए, सबसे पहले तो बिहार को बधाई है इस मत प्रतिशत के लिए 60% से ऊपर जाना बहुत ही बढ़िया है। और कई सीटों पर आपने भी जिक्र किया, कई जिलों में 66-65% तक मतदान प्रतिशत गया है। तो जाहिर तौर पर ये बिहार के लिए, लोकतंत्र के लिए, चुनाव के लिए बहुत अच्छा संकेत है। साथ ही साथ एक कमाल की चीज है, अभी आप जिक्र कर रहे थे लखीसराय की सीट का पूरा विवाद। लखीसराय जिले के भीतर सूर्यगढ़ा और लखीसराय दोनों सीटों पर आप देखेंगे तो मत प्रतिशत में 5% का अंतर है। बिल्कुल।
तो आप देखिए विजय सिन्हा जी की सीट पर 5% कम मत प्रतिशत है, उसकी तुलना में सूर्यगढ़ा में 5% ज्यादा है। तो वहां मतदाताओं में उत्साह ज्यादा था और इनके यहाँ उत्साह कम था। तो उत्साह कम होने की वजह क्या है वो आपने दिखाया है अभी स्क्रीन पर। और जो बात कही जा रही थी कि भाई वहां लड़ाई अच्छी है, तो लड़ाई भी अच्छी है। और ये बात विजय सिन्हा को भी सोचना चाहिए, वो डिप्टी सीएम है, कि उनके यहाँ मत का प्रतिशत अगर 5% बगल से कम है तो क्यों कम है। और यही बात फिर पटना शहर के भीतर जो शहरी सीटें हैं पटना जिले के भीतर, वहां जिन सीटों पर मत का प्रतिशत कम हुआ है वहां के प्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए। वैसे ही तमाम सीटों पर सबसे अच्छी चीज जो मैं देख रहा हूं, जिसका विश्लेषण बार बार हो रहा है कि बढ़ा हुआ मत प्रतिशत किस ओर इशारा कर रहा है। मैं खुद बिहार के लालगंज में मेरा मतदान वहां मैंने किया है आज सुबह सुबह। मैंने देखा अपने गाँव में कभी उस तरीके से मैंने कतार नहीं देखा था। महिलाओं की लंबी कतार थी और तमाम जगह पर रास्ते में भी मैंने देखा है कि कतार में महिलाएं हैं। तो जो महिलाएं कतार में लगी हुई हैं, क्या ये नीतीश कुमार के 10,000 का असर है जो योजना चुनाव के ठीक पहले वो पहुंची थी किस्त, या फिर जो घोषणा तेजस्वी यादव ने किया है माई बहन योजना में हम इकट्ठा आपको जनवरी के महीने में एक मुश्त राशि दे देंगे पूरे साल का, तो क्या उसका असर हो रहा है। इस उत्साह के पीछे तमाम कारणों में महिला वाले कारण का विश्लेषण भी चुनाव के दिन हम लोग परिणाम के दिन करेंगे ही। तो अभी भी उस बात का जिक्र करना जरूरी था। और एक बात जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा है कि भाई स्लो वोटिंग या वोटिंग को रोकने की कोशिश, देखिए मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ। बिहार में हर बूथ पर वीवीपीटी का इस बार प्रोविजन किया गया है। तो उसकी वजह से क्या है, और दूसरे भी व्यवस्था बनाई गई, मोबाइल बाहर जमा करिए, फिर वहां वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, बाकी तमाम चीजें बदली है पिछली बार से। तो उसके कारण भी कतार लंबी हो रही थी। वो जो समय लग रहा था पोलिंग में, वो समय पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा था। तो कई जगह इसकी वजह से भी लोगों को ये लगा कि भाई कतार अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारण हो सकते हैं, मोटा मोटा। लेकिन जो आपने कंक्लूजन यहां पर किया, देखिए बहुत अच्छी बात है और उसका भी आकलन होगा कि जिन जगहों पर कुछ कमतर, आपने कहा कि लखीसराय में जिस सीट पर मतदान कम हो रहा उसके पीछे के क्या कारण हैं, तो वहां पर आप ये भी समझिए कि अगर बदलाव के वजह से ज्यादा मतदान हो रहा तो वहां पर क्यों नहीं हो रहा, ये भी आकलन का विषय होगा। दूसरा बहुत दिलचस्प आपने बताया कि 10,000 जो आ गए, क्या उसका असर है, या 30,000 जो एक मुश्त आ जाएंगे ये उसकी उम्मीद है। ये अभी सिर्फ चर्चा में हम शामिल कर रहे हैं। इस आधार पर वोट करने के लिए आम जनता ना निकले, वो जरूर अपनी उम्मीदों के साथ निकले, हम यही अपील करेंगे। और तमाम जो पार्टी प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, उसके साथ साथ उनके जो नेता हैं, हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं, प्रवक्ता है, वो सब भी कह रहे हैं कि हाँ आज का दिन है, अपने अधिकारों के लिए आप निकलिए। जो लोग अपना मतदान इस वक्त कर चुके हैं और जिनका अभी बाकी रह गया, ये दोनों की जिम्मेदारी है। बहुत जल्दी से सुमित भाई फाइनल कमेंट की तरफ ये बढ़ेंगे। सवाल मेरा सीधा है, बहुत उत्साहवर्धक है आज का मत प्रतिशत, लेकिन उतना ही निराशाजनक है जो अमितेश वहां से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। देखिए बड़े लोग आए, बड़े स्टार प्रचारक आते हैं, बड़े मुद्दे आते हैं, जाति पाति धर्म सबका जिक्र होता है, ये होता है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। और अकेली कोई पार्टी करती है ये भी मैं नहीं मानूंगा, ये स्वाभाविक है, व्यवहारिक है और यही हकीकत है। लेकिन उसके बीच में लोगों के दिमाग में मुद्दा है कि हाँ हमारे विधायक ने, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर काम नहीं करता है तो हमें उसको याद रखना है, हमें विरोध करने का भी अधिकार है। वो अलग बात है कि वहां पर विरोध के नाम पर कुछ और हो जाए, वो गलत हो सकता है, लेकिन विरोध करने का तो अधिकार उनको है ना। अब डिप्टी सीएम का उन्होंने कहा कि विरोध हम कर रहे थे क्योंकि हमें नाराजगी है। देखिए विरोध करना लोकतंत्र में और भारतीय नागरिक का अधिकार है, लेकिन विरोध करने का मतलब ये तो नहीं है कि जूता फेंकेंगे, चप्पल फेंकेंगे, पत्थर फेंकेंगे और गोबर फेंकेंगे। बिल्कुल, कई सुरक्षा कर्मियों के ऊपर गया है गोबर, तो ये तो बताता है ना कि किसी तरह की साजिश हो सकती है। खैर कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपनी काम करेगी, चुनाव आयोग इस मामले को देखेगा और जो षड्यंत्र है उसको भी बेनकाम करने का काम करेगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि कहीं सड़कें नहीं बनी सकती है, कहीं अस्पताल नहीं हो सकता है, तो वो विरोध करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। लोकतंत्र में आप कई तरह से विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है ये स्पष्ट तौर पर, मैं खुले तौर पे कहता हूं कि बिल्कुल गलत है। यह किसी न किसी साजिश की ओर अंदेशा दिलाता है और ये आपको भी मानना चाहिए कि साजिश ही हो सकती है, क्योंकि जब जनता उग्र होती है तो वो इस तरह से विरोध नहीं करती हो, वोट का बहिष्कार कर सकती है, वो कई तरह की चीजें करती है, लेकिन ये नहीं किया जाता है जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये बिल्कुल किसी न किसी साजिश और षड्यंत्र का तरीका हो सकता है। दूसरी बात, अमिताभ भाई कह रहे थे कि जो लंबी लंबी कतारें लगी थी और उसमें महिलाओं की भीड़ ज्यादा थी, तो मैं ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, ये एनडीए की नीति, एनडीए का विकास है, उसकी
तरफ महिलाओं का ध्यान था। हमने बेटियों को पोशाक दिया, हमने बेटियों को साइकिल दी, जहां स्कूल नहीं थी वहां स्कूल बढ़ाए, बेटियों को अब गांव में पढ़ने की सुविधा दी, बेटियों को ITI करना हो, इंजीनियरिंग करना हो उनके जिले में हो जाता है। ये विकास था। जो वृद्ध महिलाओं को हम 400 रुपए पेंशन दे रहे थे उसको बढ़ाकर 1100 किया है, उसका कतार था। हम ये कह सकते हैं कि 1,60,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए हमने दिए बिजनेस शुरू करने की सोच के लिए, और इस राशि को हम आगे बढ़ाएंगे, उसका विकास था। हमने दीदियों को लखपति दीदी बनाने का काम किया और आगे भी हम कई करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, उसका कतार हो सकता है। महिला उद्यमी योजना का ये हम शुरुआत करेंगे, उसके लिए महिलाओं की भीड़ थी। जो माताएं भीड़ में लगी थी वो अपनी बेटी को पढ़ता हुआ देख रही हैं और एनडीए का विकास है, उसके लिए ये भीड़ हो सकती है। माताएं इसलिए भी लाइन में लगकर वोट दे रही थी कि जिनकी बेटियां अब शादी की हो गई है वो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत उनकी बेटियों का विवाह कर दे। ये हमारी दूरदर्शी परिणामों का इलाज है कि आज महिलाएं कतार में लगी है और महिलाएं हमारे लिए वोट कर रही है। और दूसरी तरफ जो आज यहाँ महिलाओं को 30,000 रुपए देने की बात करते हैं, उनके लिए तो महिला आरक्षण घर से शुरू होकर घर पर खत्म हो जाता है। माता जी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हो जाए, बहन लोकसभा चली जाए, बहन राज्यसभा चली जाए, बहन लोकसभा लड़ने, यही उनका है तरीका। अच्छा सुमित भाई इसके लिए भी तो हो सकता है, तमाम लाइनों में एक लाइन ये भी तो आप जोड़ सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ वादे महागठबंधन ने किए, उसके लिए भी हो सकता है। देखिए अब मैं आ रहा था, आज तो दिल खुला रखना चाहिए भाई, आज कम से कम देखिए वैसे बता रहा हूँ आपको कि जिनके राज में माँ बहने 5 बजे तक घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, वो माई बहन सम्मान योजना की बात करते हैं। क्या बात करते हैं साहब, इनका चाल चरित्र चेहरा फिर जाकर वही अटक जाता है, जहां से शुरू वहीं से खत्म। आरजेडी का यही मामला है। बताइए मधु जी, जो आज दिल खोल कर भी कह रहे हैं कि नहीं वो महिलाएं, वो बेटियां अगर कतार में लगी हैं, मतदान कर लिया है तो वो उनके ऊपर भरोसा करके ही लगी हैं। ये भाई हमारे जो है ना एसी रूम से बाहर नहीं निकलते हैं। हर बारी बिहार में 60% महिलाएं वोट करती हैं, 40% पुरुष वोट करते हैं, ड्यू टू कि हर घर से पुरुष लोग बिहार से बाहर जो पलायन जो कर रहे हैं ना, जो पुरुष जो वर्ग है वो बिहार से बाहर रहते हैं। अब बिहार के अंदर महिलाएं, अभी मैं गांव में उच्चारपुर के गांव में गई थी, वहां पे पता चला कि मैक्सिमम पुरुष यहाँ बाहर बंगाल में नौकरी करते हैं। यहाँ सिर्फ आपको बुजुर्ग मिलेंगे या महिलाएं मिलेंगी या बच्चे मिलेंगे, और इस तरह का स्थिति है। तो भाई हमारे थोड़ा सा एसी वाला रूम से ना बाहर निकल के तनी गौवा में भी घूम ला, तब पता चलता है बिहार का है ऐसा, समझ गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात की जो बात कर रहे हैं U-+ की रिपोर्ट के देखेंगे आप, रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में जो 87% जो ड्रॉप आउट होता है 6ठी और 9वीं के क्लास में, वो पुरुषों का, लड़कों का, छात्रों का रेट ज्यादा है छात्राओं की वजह से, क्योंकि छात्र को जो लड़का है उसको घर का काम करना होता है या तो बिहार से बाहर। ये हम नहीं कर रहे हैं, U-+ का रिपोर्ट है आपका, है ना। रिपोर्ट के हिसाब से बताते हैं कि बिहार का ये स्थिति है। तो बिहार में हमेशा महिलाओं का जो है वोटिंग परसेंटेज ज्यादा इसलिए रहता है क्योंकि महिलाएं घर पे रहती है, उनके घर का, उनका मर्द जिसको बोलते हैं ना, वो बाहर कमाने जाते हैं। भाई थोड़ा सा आंख कान खोल के रखो, थोड़ा गांव में घूम लिया करो, तब आपको जानेगा बिहार का स्थिति क्या है। और अब इसमें तो फिर दो बातें हो जाएगी ना मधु। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाहर के भी मतदाता हैं अलग अलग प्रदेशों में और यहाँ पर भी आ गए, तो बीजेपी पर आप एक आरोप भी लगा रही हो, फिर कह रही है कि यहाँ तो रहते ही नहीं लोग, पलायन करके चले गए। मानती हूँ एक वो कुछ परसेंट हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम आप हर बार का आप देखेंगे तो बिहार का महिलाओं का परसेंटेज ज्यादा रहता है। आप कह रहे हैं, सुमित भाई कुछ कह रहे हैं, बहुत छोटा काउंटर करिएगा, उसके बाद डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूं। महिलाओं का परसेंटेज ज्यादा रहता है, क्यों रहता है वो मैंने बहुत अच्छे तरह से विस्तार में बताया। अब रही बात मत रखिए, आँख खोल कर बता रहे हैं, फैक्ट की बात कर रहे हैं, डेटा की बात करते हैं। सुनिए तो डेटा की बात कर रहे हैं, सुनना पसंद कहाँ कर रहे हैं। मैं जब बोल रहा हूँ आप बीच में बोले नहीं पलायन दर घटा है, आप क्या बात कर रही हैं। 2005 में 11% पलायन था, 2025 में 2% पलायन है। डाटा सुनने की बात को तैयार तो रहिए, सुनने को तैयार तो रहिए मधु जी, सुनने को तैयार तो रहिए। आप सुनेंगी नहीं तो फिर सुनाएगा कौन। नहीं आप सुनने को तैयार तो रहिए, आप तो बौखला जा रही है, आपकी बौखलाहट बताती है कि जनता कहाँ जा रही है। आप बिहार की जनता के बारे में सुनने को तैयार। अच्छा ठीक है, आज मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा और अपील करूंगा कि आज आप लोग आपस में मत लड़िए, क्योंकि 5 साल तक देखिए आप लोग लड़ते रहते हैं जनता के लिए। आज जनता खुद लड़ रही है अपने लिए, आज उनके पास मौका है,
तो आज आप लोग कम से कम आपस में मत लड़िए, सुनिए एक दूसरे की बात। समय भी थोड़ा कम है, मैं रोकूंगा। डॉक्टर साहब जल्दी से कंप्लीट करिए, फाइनल कमेंट शार्प आपका। भाई महिलाओं का मत प्रतिशत भी बढ़ता हुआ, ओवरऑल भी बढ़ता हुआ, महागठबंधन की उम्मीदें बढ़ रही है, कांग्रेस के लिए कितनी उम्मीदें बढ़ रही है? डॉक्टर साहब आपसे सवाल है। डॉक्टर साहब, बिहार की जनता क्या हो गया, सुमित भाई हो गया, हो गया, ठीक है। डॉक्टर साहब, भाई कांग्रेस की उम्मीदें कितनी बढ़ रही हैं? अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। और जिस तरीके से बिहार को पलायन की ओर 18 सालों में नीतीश कुमार जी और भाजपा की सरकार ने धकेला है, लगातार जो बिहार के लोग बाहर पलायन करके जा रहे हैं और अपने रोजगार पाने के लिए अगर 18 सालों के बाद भी ये रोजगार सृजन नहीं कर पाए, तो आज बिहार में बदलाव की बयार बह चुकी है। अभी आप देखेंगे, हाल में अभी एक वाकया आया है सामने इनकी वोट चोरी का। प्रोफेसर राकेश सिन्हा है, वो फरवरी में इन्होंने खुद ने ट्वीट किया हुआ है कि फरवरी में द्वारका विधानसभा में अपना मतदान करते हैं और आज अपने पैतृक गांव मनसेरपुर बेगूसराय में अपना मतदान कर रहे हैं। तो हालात ये हो चुके हैं कि भाजपा बिल्कुल भी बिहार के वोटरों से उम्मीद छोड़ चुकी है कि उनको कोई बिहार की जनता वोट करेगी। अब वो सिर्फ मशीनरी का दुरुपयोग करके, छल प्रपंच करके, देखिए बड़ा आरोप है, अभी भी आरोप है। जहां एक तरफ मतदान चल रहा है, अच्छा मतदान चल रहा है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, उस बीच में कांग्रेस का यह आरोप लगातार बना हुआ है, आरजेडी का यह आरोप लगातार बना हुआ है, हालांकि ये मानते हुए कहते हुए कि नहीं, जीत हमारी होगी। अब डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप भी बड़ा दिल करिए कि जब इतनी गड़बड़ियों के बीच में भी जीत आपकी होगी, तो मुझे लगता है कि शायद आपको आज थोड़ा खुश होना चाहिए, क्योंकि परिणाम अभी नहीं है, अभी आप दावा कर सकते हैं। बहरहाल अमतेश, बहुत शार्प कमेंट चाहूंगा, बिल्कुल कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। लोगों के मुद्दे हमने सुन लिए, जमीनी हकीकत, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हमने आपके जरिए देख ली, लेकिन क्या जैसे जैसे जिस रास्ते से आप आगे बढ़ते चले गए, वहां के जो घटनाएं थी, जो वहां के लोगों के मन में था, भांप पा रहे हैं आप? बिल्कुल। देखिए अतुल, एक कहावत है कि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, कुछ इसी तरह की सियासत हमको देखने को मिली बिहार में, जहां पर देखिए एसी कमरों में बैठकर बातें करना बड़ा आसान है, पटना में बैठकर, दिल्ली में बैठकर बातें करना आसान है, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पे बिहार के तमाम इलाकों में जाते हैं तो आपको हकीकत सामने आती है। लखीसराय के जिस हम इस गांव में मौजूद हैं, वहां के लोगों को दर्द समझिए। देखिए हमला करना, ये मैं इस बात पे कतई पक्ष में नहीं हूं कि किसी के ऊपर हमला होना चाहिए, लेकिन विरोध करने का तरीका भी एक है। दरअसल इन गाँव के लोगों में हमने तमाम लोगों से बात की, बुजुर्गों से बात की। आप सोचिए कि इस गांव में तमाम ऐसे लोग मिले हमको जो बता रहे हैं कि अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो चारपाई पे लाद कर उनको, ये बड़ी बड़ी तकलीफ की बात है। उस बिहार में, जिस बिहार के लिए अमेरिका जैसी सड़कों का जिक्र होता है, उस बिहार में जिसके लिए कहा जाता है कि हम आएंगे तो इसमें इतना बड़ा बदलाव कर देंगे, और वहां पर अगर कोई पार्टी सत्ता में इतने साल तक अलग अलग पार्टियों के साथ रही और अभी भी उस गांव तक वो नहीं पहुंच पाई, सरकार वहां तक नहीं पहुंच पाई, जहां पर मतदान के दिन मतदाता के बीच में माननीय पहुंच रहे हैं और लड़ रहे हैं, तो वो अपने आप में मुद्दा है। ये मुद्दे गौर नहीं हो सकते, वो समय अंतराल पर उभर कर आते हैं, जैसे आज उभर कर आए। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अमितेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौजूदा दौर में बिहार का फैसला करने के लिए मतदाता अभी भी इस वक्त कतारबद्ध हैं, और जो अलग अलग जगहों से, तमाम जगहों से रिपोर्ट निकल कर आई, उसमें मत प्रतिशत अब तक बहुत शानदार रहा है, और लोगों से भी यही उम्मीद है कि आखिरी समय तक वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कर गए। हमारा महा कवरेज लगातार जारी है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चलता है।